नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो साइकोलॉजी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप वही वही देखेंगे जो मेन मेन बातें रहती हैं, बाकी सबको आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा तो परिभाषा तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो क्रो परिभाषा नहीं पूछे थे। तो शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिक की प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। और शिक्षा यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, शिक्षा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्षा धातु से किससे हुई? शिक्षा धातु से हुई। ठीक, एक ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे। और उसके बाद सीखने के तीन तत्व जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी में सीखने के तीन तत्व होता है। ठीक, तो क्या क्या बताया जॉन डीवी ने? इनकी पुस्तक पूछी जाती है शिक्षा और समाज। शिक्षा यानी एजुकेशन, समाज यानी सोसाइटी। इंग्लिश में याद करिए, एजुकेशन एंड सोसाइटी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमार्गी प्रकार, त्रिमार्गी अंडरलाइन याद करें। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, अंडरलाइन को ध्यान दें, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जिसके अनुसार बालक एक सक्रिय विद्यार्थी है। यहाँ से रुचि प्रयास महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल और शिक्षा का सामाजिक विकास साधना मानना हुआ सभी बालक ये सुयोग शिक्षा पाने योग्य लायक हैं, सुयोग शिक्षा पाने लायक हैं। और इन्होंने जो त्रिमार्गी बताया, त्रिमार्गी क्या आएगा? शिक्षक आएगा, दूसरा शिक्षार्थी आएगा, तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षक यानी टीचर, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम। ये तीन बातें हैं। इनकी और किताब है एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये तो वही है, शिक्षा और समाजशास्त्र। दूसरी किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा। आगे आते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज के द्वारा बताया गया है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए। उसके बाद जॉन एडम्स ने सीखने के दो तत्व बताए, इन्होंने दो तत्व बताए, शिक्षक और छात्र। डीवी ने तीसरा पाठ्यक्रम लाया, इन्होंने पाठ्यक्रम को हटा दिया। जॉन डीवी ने दो ही बताया, शिक्षक और छात्र। ठीक, जॉन डीवी प्रथम शिक्षाविद थे। प्रथम शिक्षाविद कौन था? जॉन डीवी। शिक्षक संज्ञान क्या क्या होता है? लिखना यानी राइटिंग, पढ़ना यानी रीडिंग, गणना करना अरिथमेटिक, अथवा विद्यालय तक सीमित रहने वाली शिक्षा। ये शिक्षा संकीर्ण होता है, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और गणना कर लीजिए, बस यही संग इतने से काम हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी विद्यालय तक ही सीमित रहती है शिक्षा, मतलब आप विद्यालय गए, वहाँ जो सीख लिए, हो गया, काम खत्म। और शिक्षा का व्यापक अर्थ की बात करते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ है, महात्मा गांधी ने दिया व्यापक अर्थ, महात्मा गांधी, इसी को 4H कहते हैं। क्या? मानसिक विकास हेड यानी मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क से मानसिक विकास होता है। दूसरा भावात्मक विकास हार्ट यानी हृदय दिल, भावात्मक विकास। क्रियात्मक विकास हैंड से काम करते हैं ना, क्रिया करते हैं, क्रियात्मक विकास हो गया। और शारीरिक विकास हेल्थ का विकास होना चाहिए ना, शारीरिक विकास तभी तो होगा। और शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है, और शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा के प्रकार 3 हैं। यहाँ से भी देखिए, फॉर्मल शिक्षा, ये आपने पढ़ा होगा। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल, निर्धारित समय व स्थान जैसे विद्यालय, इनका समय और स्थान निर्धारित है विद्यालय। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं 10 से 4 या 9 से 3, जो भी टाइमिंग हो, निर्धारित समय रहता है। एक निर्धारित स्थान भी रहता है, विद्यालय किसी स्थान पर रहता है। ये औपचारिक यानी फॉर्मल हो गया। और दूसरा है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा देखिए आप लोग, इनफॉर्मल कैसे कहते हैं, जिसे शिक्षा जिसका समय व स्थान निर्धारित है, ना समय निर्धारित होता है ना स्थान निर्धारित, कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसे परिवार कोई क्या टाइम टेबल होता है सीखने के लिए? कुछ नहीं होता ना, जैसे मन तैसे सीख लेते हैं,
बोल के सुन के कुछ भी बोलते रहते, सुनते रहते, सीखते रहते, अनौपचारिक, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, बिना समय के, सुबह शाम दोपहर की भी, किसी भी समय। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल शिक्षा। इसमें समाचार, टीवी समाचार, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। दूरस्थ यानी जैसे आपको इग्नू हुआ, यूपीआरटीयू हुआ, यह सब प्रकार की डिस्टेंस मोड वाली निरौपचारिक में आएगी, नॉन फॉर्मल। पत्राचार से, मतलब पत्राचार से जो शिक्षा मिली, पत्राचार का विच्छेद क्या हो, पत्र धन आचार। ये पत्राचार वही इग्नू और इग्नू और यूपीआरटीयू टाइप जो होता है। हाँ, इसमें इग्नू यूपीआरटीयू क्या होता है मैं बता दूं। आप पहले नाम लिखा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद आपको विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स, नोट वोट सब के आप घर पे आ जाएंगे। एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा बस आपको। आपकी शिक्षा बस ऐसी हो जाएगी, डिग्री आपको दे दी जाएगी। मतलब यह पूरा आप पे डिपेंड करता है, आपको आज़ाद कर दिया गया है कि आप अपने तरह से पढ़िए, ये लिखिए, आइए एग्ज़ाम दीजिए, पास होंगे होंगे, नहीं होंगे नहीं होंगे। टीवी चाहे जैसे सीख लेते हैं, कोई समाचार हो, पेपर न्यूज़ पर इसी रहा है। ये तो औपचारिक है। तो शिक्षा के तीन हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। और शिक्षा कुछ परिभाषाएं देखते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है, हर जगह पूछी जाती है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये याद करिए। दूसरा है ब्राउन की, वह शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के में परिवर्तन लाया जाता है। ब्राउन के तो नहीं पूछा जाता, छोड़िए। महात्मा गांधी क्या, ये शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। तो गांधी जी का आपको याद रखना है। गांधी जी का भी पूछा जाता है। पेस्टोलॉजी, शिक्षा विकास की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी का भी याद करें। जॉन डीवी, शिक्षा व्यक्ति को उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वो वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। यह भी याद करिए। इसमें से आपको 4 याद करने हैं कम से कम। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो की परिभाषा। शिक्षा व्यक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति और समाज की उपयोगिता को बढ़ा देती है। ठीक। और उत्पत्ति, शिक्षा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा, लैटिन भाषा। किससे हुई, एजुकेटम। एजुकेटम कैसा भाषा है, लैटिन भाषा है। एजुकेटम का अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेटम का अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। ठीक। एक और है एडुकेयर, आगे बढ़ाना। तीसरा है एडुसियर, विकसित करना। ये तीनों आप याद रख लीजिए, डायरेक्ट पूछ लिया लेता है कि एजुकेयर का क्या अर्थ होता है, आगे बढ़ाना। एजुसियर का क्या अर्थ होता है, विकसित करना। ठीक। शिक्षा व शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर, तो अंतर तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप जान लीजिए। शिक्षा व्यापक है, शिक्षा मनोविज्ञान सीमित है। शिक्षा व्यापक है, कैसे व्यापक है, शिक्षा तो आपके जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसलिए व्यापक है, कभी ख़त्म नहीं होती। हर वक्त व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। और शिक्षा मनोविज्ञान, आपने कुछ इस समय के जो इसमें लिखा है सीमित हो, ये पढ़ लिया। काफ़ी चीज़ें तो लिखी हुई नहीं शिक्षा विज्ञान में, पता ही नहीं, खोजेंगे नहीं, ये लिखा कहाँ से आएगा। और दूसरा शिक्षा साध्य है, शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक साधन है, आप उसको उसके द्वारा आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के आप शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए शिक्षा साध्य है। और शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। साधन कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कहीं जाना हो तो कहीं साधन पकड़ लीजिए, साधन पकड़ लीजिए, साधन से गए थे, यानी बाइक से, ट्रेन से, बस से, वही साधन है। मतलब एक रास्ता है, एक तरीका है जिसके द्वारा आप करते हो, साधन ही है।
और साध्य किसको साधना है उस साधन से, साध्य को साधना है यानी शिक्षा को साधना है उस साध्य से, शिक्षा। उसके बाद शिक्षा का तीसरा पॉइंट है संश्लेषण, संश्लेषणात्मक है शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक है। विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे बारे में तोड़ देना, ठीक, विश्लेषण कर देना। कोई चीज़ है बड़ी बड़ी है उसको तोड़ देना, जैसे ये बड़ा चीज़ है इसको विश्लेषण करना है। अगर इसको 4 पार्ट में करें तो 4 पार्ट में हम इसको वैसे अलग अलग तोड़ देंगे, 4 पार्ट अलग अलग तोड़ देंगे, ये विश्लेषण हो गया, ठीक। और संश्लेषण का मतलब क्या होगा, संश्लेषण में क्या होगा, संश्लेषण जैसे यही है आपको दिया रहेगा, अब इसी को समेट के एक कर देना है, इसी को समेट के एक कर देना है, इसी को समेट के एक कर देना है संश्लेषण में, विश्लेषण संश्लेषण। और ये यूपी टेट में भी आया है विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। आगे शिक्षा, शिक्षा का चौथा पॉइंट आदर्श मूल्यों जीवन उद्देश्यों से संबंध होता है और इस शिक्षा में लगे इनको प्राप्त करने में सहायक होता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, याद करिए शिक्षा 5वां पॉइंट, यह एक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक है, भावात्मक है, मानसिक है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा समाज में ही रह के दी जाती है, समाज के लिए ही दी जाती है। अब आगे बात करते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। इसकी उत्पत्ति साइकी धन लागस यानी आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान से हुई। साइकी धन लागस, साइकी माने आत्मा, लागस माने विज्ञान। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। नोट, ग्रीक ना होने पर लैटिन करना है, ठीक। कई बार ग्रीक नहीं देता, लैटिन दे देता है, तो लैटिन ही मार के चलाना है। आधुनिक मनोविज्ञान के आदि जनक, शुरू के आदि जनक अरस्तु थे, अरस्तु आदि जनक थे। शुरू में अरस्तु ने ही मनोविज्ञान के बारे में बात की थी। और एक और बात, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन से ही हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन से हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विश्व स्तर पर विलियम वुंड को माना जाता है, विश्व स्तर पर विलियम वुंड, अमेरिका में विलियम जेम्स माना जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऐसे कोई तरीका नहीं जिससे कन्फ्यूजन दूर हो। विश्व स्तर पे विलियम वुंड और अमेरिका में विलियम जेम्स। विश्व वुंड, विश्व वुंड, विश्व विलियम वुंड, वी विलियम वुंड। क्या बोला मैंने, वी और वो विलियम वुंड। अमेरिका में विलियम जेम्स, क्योंकि 1912 में मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र से अलग किया, अभी मैं बताया 1912 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, वरना पहले जो मनोविज्ञान पढ़ते थे वो दर्शन में ही पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे इसके मनोविज्ञान की और थोड़ी डीप नॉलेज मिलती गई तो इसको अलग कर दिया गया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकले ने किया 1590 में, तो रुडोल्फ गोएकले ने, तो ये तो गोएकले ने तो आज तो नहीं पूछा गया आपके लिए। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, यहाँ देखिए, तो पुस्तक ये रुडोल्फ गोएकले की देख ले, साइकोलॉजिया, यहाँ से पूछा नहीं गया है दोनों पॉइंट से। आगे बात करते हैं विलियम वुंड, जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड। तो पहले प्रयोगशाला कहाँ गई, जर्मनी में, कहाँ पे, लिप्जिंग में। लिप्जिंग कहाँ है, जर्मनी है, जर्मनी में कहाँ पे हुई, लिप्जिंग में हुई। पहली मनोविज्ञान कौन से है, जर्मनी। किसने स्थापित की, विलियम वुंड ने स्थापित की। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन। नेक्स्ट पॉइंट, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान उसी को कहते हैं। और 1879, 1879
विलियम वुंड, लिप्जिंग जर्मनी, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस सन में की? 1879 में की। किस सन में की? 1879 में की। किस सन में की? 1879 में की लिप्जिंग में। और 1890 यानी 11 साल बाद विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की। ठीक, ये हुआ। उसके बाद यही याद रखना, आगे आगे इन सब का तो पूछा नहीं जाता है। स्थापना वर्ष है दिया गया है, इसलिए देखो यहाँ से एक याद रखिएगा, इवान पालोव पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया पाचन क्रिया के लिए। ये पाचन क्रिया के जनक थे, ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे। एक ही याद रखिए, इवान पालोव मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये जैव वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिकल पाचन क्रिया पे अध्ययन करते थे। तो इत्तेफाक से इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग कर डाला, और जो मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है, इवान पालोव। फिर आगे है 1905 में विनय साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण, प्रथम बुद्धि परीक्षण विनय साइमन द्वारा यह पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे भी बताया। और यम 1908 में यमे का विचार आया, विनय मानसिक आयु। मानसिक आयु किसने दिया? विनय ने दिया। एम ए का विचार मेंटल एबिलिटी, ये विनय ने ही दिया। कब दिया? 1908 में दिया। यहाँ से भी पूछे जाते हैं, याद रख लीजिए। बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास, आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान आया प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते 16वीं शताब्दी में। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मनोविज्ञान के आदि प्रणेता अरस्तु थे। ठीक, तो ये पहले अरस्तु थे, दर्शन से ही इसकी स्थापना हुई, दार्शनिक लोग ने किया पहले बताया। तो दार्शनिक की बात करेंगे तो दार्शनिक कैसी बात करते हैं? आत्मा परमात्मा ऐसी बात करेंगे सब लोग। तो दार्शनिक के थे, प्लेटो भी दार्शनिक थे, अरस्तु भी दार्शनिक, देकार्ते भी दार्शनिक थे। मनोविज्ञान को इन्होंने आत्मा का विज्ञान था, सोल ऑफ साइंस, 16वीं शताब्दी में। ठीक, तो आलोचना की आपको याद नहीं किया। दूसरा पॉइंट, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान पे तो पहला, तो उसके बाद आत्मा विज्ञान को फिर धीरे धीरे प्रामाणिकता नहीं मिली, या पुरानी थाट हो गया, अब नया विज्ञान आया, लोग उस पर भरोसा कम कर लेंगे। मन का विज्ञान की बात है तो पंपोलॉजी ने बताया, पहले प्रथम थे, 17वीं शताब्दी में बताया, साइंस ऑफ माइंड। और इस मन के विज्ञान का समर्थन किया जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, कांट ने। आलोचना क्या है इसकी? मन मूर्त व निजी है, अमूर्त व निजी है। अमूर्त मतलब जिसे दूर देख ना सके, जो मूर्त ना हो। निजी है मतलब खुद का मन, आपका अपना मन है वो निजी ही है। हम दूसरों के मन को नहीं जान सकते, मन अंतर्मुखी है। हम दूसरे के मन को कैसे जानते? जान ही नहीं सकते किसके मन में क्या चल रहा है। मन अंतर्मुखी है, मन अपने ही में ही अंतर्मुखी है। मन की बात मन ही जानेगा, आपके खुद के मन की बात आप ही जाने। तो धीरे धीरे इसमें भी कमी आने लगी, तो यह भी पूरा इसको भी छोड़ा जाने लगा। फिर आके अब नए विचार आए चेतना के विज्ञान के रूप में, जिसने विलियम जेम्स ने बताया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, चेतना विलियम जेम्स। तो इसका समर्थन किसने किया? विलियम वुंड, जेम्स सली, टिचनर। तो जैसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से चेतना के विज्ञान के रूप में किसने मनोविज्ञान को नहीं बताया, या किसने बताया? तो 4 विकल्प दे देंगे, 4 विकल्प है भी यहाँ पे, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स अर्ली 3 दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, तो टिक लगा देना है। ठीक, आलोचना क्या हुई? चेतना का केवल 1/10 भाग है, बाकी अचेतन है। यहाँ पे देखिए चेतना का विज्ञान है, चेतना का ही ये बात करें, केवल चेतना की बात कर रहे हैं, लेकिन चेतना तो 1/10 ही होता है। ठीक,
बाकी अचेतन है 9/10 क्या है, चेतन है, क्योंकि यहाँ पे अचेतन भी आ गया 9/10, और केवल चेतना के बाद बाकी कहाँ गया। अगर 1/10 देखा जाए या 1/9 देखा जाए तो इनमें से कौन बड़ा है। 1/10 दशमलव में करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 9/10 0.9 आ जाएगा, तो ये वाला बड़ा है। ये चेतना के विज्ञान में बात करते हैं, यानी बड़ा वाला तो छूट गया, छोटा वाला बचा रहा है, छोटे वाले की ही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। चेतना शब्द की आलोचना की इन्होंने, चेतना शब्द की जम के आलोचना की, बिल्कुल नहीं छोड़ा उसको। चेतना को व्यवहार का विज्ञान, चौथा है व्यवहार के विज्ञान, जो आधुनिक में चल रहा है बिहेवियर, 20वीं शताब्दी में आया, साइंस ऑफ बिहेवियर, प्रतिभावक वाटसन। व्यवहारवादी कौन है, वाटसन, वाटसन व्यवहारवादी है। सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में इसका उल्लेख किया। बाद में पिल्स बल्ली 1911 मोदिया मुल्तने, ये सब तो नहीं पूछा जाता। चल व्यवहार विज्ञान इतना वाटसन ने किया, ठीक। मैकडूगल ने तो ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, ये पूछा गया है। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां पूछा गया है। तो वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। कुछ परिभाषाएं हैं, यहाँ से परिभाषाओं को डायरेक्ट पूछ लेता है तो याद रखें। निश्चित व धनात्मक विज्ञान, वाटसन ने कहा निश्चित धनात्मक ज्ञान, वाटसन। मन ने कहा आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, वैज्ञानिक खोज से है। उसके बाद वुडवर्थ की बात करेंगे। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा त्यागा, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, सर्वप्रथम उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया। मतलब इन्होंने सबको समेट लिया। पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना जाता था, उसके बाद मन के विज्ञान के रूप में जाना जाता, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में जाना, फिर चौथा आया व्यवहार के ज्ञान। 4 इन्होंने सभी को समाहित करके एक अपनी परिभाषा दे दी। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। संप्रदाय वही प्रकार, टाइप्स। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ही लिख दिया है, नए नए शब्द ये लोग गढ़ते रहते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। पहला है संरचनावाद या अस्तित्ववाद। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, पहले कोई आएगा तो पहले स्ट्रक्चर की बात करेगा ना, कैसे याद करेंगे, पहले कोई आएगा तो स्ट्रक्चर की बात करेगा, बाकी थोड़ी बात करेगा। पहले क्या स्ट्रक्चर है, ऊपर ऊपर देखेगा। तो किस सन में स्थापना हुई, 1890 में, सन तो नहीं पूछा जाता है। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, पहला और प्राचीन संप्रदाय था, ठीक। प्रतिपादक विलियम वुड टिश्नर। तो इतना याद करना है और इतना याद करना है, विलियम टिश्नर। बाकी ये वाला पॉइंट, मतलब विषय वस्तु चेतना है कैसे, चेतना के 3 तत्व, संवेदना, भाव, अनुराग, प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया, सब नहीं याद करना है, ठीक। चेतना है, चेतना के 3 तत्व। मैंने पहले क्या, पहले चेतना आया, अरस्तु, प्लेटो, दिकार्ते। तो वहाँ पे वही पहला, यहाँ पे पहला संरचनावाद, ठीक। ये विधि कौन सी है, अंतरनिरीक्षण। और अब आगे बात करते हैं प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट। प्रकार्यवाद, कार्यवाद, फंक्शन। प्रतिपादक विलियम जेम्स, अनौपचारिक संस्थापक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के थे।
अनौपचारिक मतलब अभी औपचारिकता नहीं हुई, घोषणा नहीं हुई, उन्होंने पहले बताया। ठीक। विकासवाद में जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, एच कारे, ये औपचारिक संस्था, इन सभी ने बाद में रिसर्च करके, खोज करके उसे औपचारिक कर दिया। इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के कार्यों, मन व व्यवहार के कार्यों का अध्ययन करती है। विधि अंतर्निरीक्षण विधि पे बल देते हैं ये लोग। प्रकार्यवाद की उत्पत्ति संरचना के वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक के विरोध में हुई। ये आया क्यों? संरचनावाद के विरोध में आया ये। यह संप्रदाय दो प्रकार की तलाश करती है: व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करता है। 3 नहीं आता, डायरेक्ट आपको याद रखना है। प्रकार्यवाद, परिशीलित, प्रतिपादक और विकास। पूछते हैं निम्नलिखित से प्रकार्यवाद ये कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? जॉन डीवी है प्रकार्यवाद में, थॉर्नडाइक है, विलियम जेम्स है। आगे बात करते हैं व्यवहारवाद, व्यवहारिज्म। प्रतिपादक वाटसन थे। वाटसन अमेरिका, कहाँ के थे? अमेरिका थे प्रतिपादक। और जॉन हॉपकिंस भी थे, ये तो नहीं पूछा था। मूल व्यवहारवादी बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर भी व्यवहारवादी थे। प्रारंभिक व्यवहारवादी, तो ये प्रारंभिक मूल ये सब नहीं पता, डायरेक्ट पूछा जाता है। व्यवहारवादी कौन थे? बी.एफ. स्किनर, यही बड़ा नाम है। और बाकी ए.पी. विस ये प्रारंभिक में, स्ले, हंटर, हॉस्टल ये तो नहीं पूछा जाता। उत्तर में गुथरी, हल, स्किनर, फैंटाना। तो गुथरी याद रखिए, हल याद रखिए, स्किनर याद कीजिए, वाटसन याद कीजिए। ठीक। इन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान दर्जा देने का संविधान दिलाया। इनके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। ठीक। उसकी विधि की बात करते हैं। निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि। निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि से ये लोग प्रयोग करते थे। पुस्तक क्या है? व्यवहारवाद, पुस्तक। उसके बाद कथन क्या है? मुझे चाहे जो भी दे दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। मुझे चाहे जो बालक दे दो, उससे कुछ भी बना सकता हूँ, यह कहा गया इसमें। तो आगे बात करते हैं गेस्टाल्टवाद। उसकी स्थापना 1912 में आई। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार, संपूर्णाकार, समाकृति, फॉर्म या शेप या ऑर्गेनाइजेशन। तीनों याद रखें आप लोग, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला भी। मूल प्रतिपादक मैक्स वर्दीमन, सहयोगी प्रतिपादक कोलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन। यहाँ 4 लोग हैं। गेस्टाल्टवाद में 4 लोग हैं, तो चारों नाम याद होने चाहिए, जरूर याद है। याद कैसे करें? कोफ्का, कुर्ट लेविन, वर्दीमन। जल्दी जल्दी याद कर लीजिए आप लोग। कोफ्का, कुर्ट लेविन, वर्दीमन। कुफ, कोलर, कुर्ता, मैक्स वर्दीमन। कुफ, कोहलर, कुर्ट वर्दीमन। कुफ, कोहलर, कुर्ट वर्दीमर। जल्दी जल्दी याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। ये चारों नाम आपके जहन पे याद रहेंगे, जैसे मुझे याद है। कहीं भी जब ये पूछा जाए तो 4 नाम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चारों नाम एक साथ ही याद आ जाएंगे। तो गेस्टाल्टर कहाँ का है? जर्मन का है। जर्मन शब्द कहाँ है? गेस्टाल्टर। तो इसका पूर्णाकार, होल, संपूर्ण, समाकृति, यानी होल की बात कर रहा है, यानी इस पूरा परिप्रेक्ष्य देख के काम करेंगे। जैसे चिंपैंजी था, वो पूरा परिप्रेक्ष्य देखा, पूरा समझा, उसके बाद तब उसने दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, केला को कैसे निकालना है, तोड़ना है, लाना है। पूर्ण से अंश की ओर बात करते हैं। पहले पूरा सोचेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा की ओर जाएंगे, पूरी बात को पहले समझेंगे। या प्रत्यक्षीकरण अनुभव के संगठन बोलते हैं। प्रत्यक्षीकरण डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष
अनुभव के संगठन, आपका जो अनुभव है उनको सबको मिलाना है, उसके बाद कार्य करना है। मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर बल, मानसिक प्रक्रिया का संगठन, संगठन आ गया, वही होल, संगठन करेंगे होल आएगा। तो जितनी भी आप मानसिक प्रक्रिया सबको सोचना है, उसके बाद कार्य करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया, और शेयर नहीं किया तो शेयर करें। तो इसी के साथ अब आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।